अगर आपको लगे कि जमीन के नीचे कुछ भी नहीं होता, तो परफेक्शन नाम के इस छोटे से डेजर्ट टाउन की कहानी आपकी ये सोच बदल देगी। क्योंकि यहाँ खतरा आसमान से नहीं, लोगों के बिल्कुल पैरों के नीचे से आने वाला है। और सबसे डरावनी बात यह है कि शुरुआत में किसी को पता ही नहीं होता कि उनका पीछा कौन कर रहा है। कहानी शुरू होती है नेवाडा के आइसोलेटेड डेजर्ट टाउन परफेक्शन से। यहाँ सिर्फ कुछ ही लोग रहते हैं और दुनिया से कनेक्टेड रहने का भी ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। इसी टाउन में वैल मैकी और अर्ल बैसेट दो दोस्त ऑड जॉब्स करके गुजारा करते हैं। कभी फेंस ठीक करना, कभी किसी के घर का रिपेयर, कभी रैंच पर छोटा मोटा काम। दोनों की जिंदगी सिंपल है, लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि परफेक्शन में रहकर उनकी लाइफ कभी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए वैल और अर्ल डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। उनका डेस्टिनेशन है बिक्सबी, जो परफेक्शन के कंपैरिजन में एक प्रॉपर टाउन है। दोनों को लगता है कि वहाँ शायद बेटर जॉब्स और बेटर लाइफ मिल सकेगी। लेकिन निकलने से पहले ही एक अजीब चीज उनका रास्ता रोक देती है। रोड पर उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो बहुत ऊंचाई पर इलेक्ट्रिकल टावर के टॉप पर बैठा हुआ है। ध्यान से देखने पर वैल पहचान लेता है कि वो एडगर डीम्स है, परफेक्शन का एक लोकल रेजिडेंट। वैल टावर पर चढ़कर देखता है, लेकिन एडगर जिंदा नहीं है। उसके हाथ में राइफल अब भी है, जैसे वो किसी चीज से बचने के लिए वहाँ चढ़ा था। एडगर की बॉडी नीचे लाई जाती है और टाउन के डॉक्टर जिम वॉलिस उसकी जांच करते हैं। सबसे अजीब बात यह होती है कि एडगर किसी अटैक से नहीं मरा। डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसकी डेथ डिहाइड्रेशन से हुई है। मतलब एडगर इतने टाइम तक टावर पर रहा कि पानी की कमी से उसकी जान चली गई। वैल और अर्ल के लिए ये बात बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगती। अगर एडगर को सिर्फ टावर पर चढ़ना था तो वो नीचे क्यों नहीं आया? और अगर वो इतना डरा हुआ था कि नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई, तो आखिर किस चीज से? इसी बीच परफेक्शन के आसपास कुछ और डिस्टर्बिंग हो रहा होता है। ओल्ड फ्रेड नाम का एक एल्डरली शीप हर्डर अपने जानवरों के साथ रहता है। वैल और अर्ल जब उसके एरिया के पास से गुजारते हैं तो उन्हें फ्रेड और उसकी पूरी फ्लॉक बुरी तरह से मरी हुई मिलती है। फ्रेड का सर भी जमीन में दबा हुआ मिलता है। अब वैल और अर्ल को लगता है कि शायद कोई डेंजरस किलर एरिया में घूम रहा है। एडगर की मिस्टीरियस डेथ और फ्रेड की ब्रूटल किलिंग को जोड़ने पर सिचुएशन और भी फ्राइटनिंग लगती है। दोनों तुरंत परफेक्शन की तरफ वापस जाते हैं और रास्ते में रोड कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे हावर्ड और कार्माइन को वार्न करते हैं। लेकिन उन्हें वैल और अर्ल की बात ज्यादा सीरियस नहीं लगती। वो अपना काम कंटिन्यू करते रहते हैं। कार्माइन रोड पर जैक हैमर चला रहा होता है। मशीन जमीन में जोर जोर से वाइब्रेशन क्रिएट करती है और कुछ ही पल बाद एक अनसीन फोर्स उस पर अटैक कर देती है। कार्माइन को नीचे खींच लिया जाता है। हावर्ड उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन रॉक्स गिरने लगते हैं और रोड का एक हिस्सा लैंडस्लाइड में ब्लॉक हो जाता है। वैल और अर्ल को अब समझ आ जाता है कि सिचुएशन सिर्फ एक मर्डर की नहीं है। परफेक्शन वापस पहुंचकर वो सबको वार्न करते हैं। मिगेल बताता है कि उसके कुछ कैटल भी मिसिंग है और जब वैल और अर्ल बिक्सबी में पुलिस को कॉल करने के लिए फोन यूज करना चाहते हैं तो पता चलता है कि टाउन की टेलीफोन लाइन भी डेड है। अब परफेक्शन प्रैक्टिकली कट ऑफ हो चुका है। वैल और अर्ल ब्लॉक्ड रोड देखकर वापस वॉल्टर चैंग की स्टोर पर आते हैं। तब उन्हें ट्रक के रियर एक्सल के अराउंड कुछ अजीब सा रैप्ड हुआ दिखता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो एक स्नेक लाइक क्रीचर का कटा हुआ हिस्सा है। अब तक उन्हें ह्यूमन किलर का शक था, लेकिन ये क्रीचर पार्ट एक बिल्कुल अलग पॉसिबिलिटी सामने लाता है। अगर ये सिर्फ एक हिस्सा है तो इसका बाकी बॉडी कितना बड़ा होगा? रात तक परफेक्शन के लोग घरों में बंद हो जाते हैं। सबको उम्मीद है कि सुबह तक सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन उसी रात डॉक्टर जिम वॉलिस और उनकी वाइफ मेगन के ट्रेलर के पास जमीन में अजीब मूवमेंट होती है। जिम इन्वेस्टिगेट करने बाहर निकलता है। उसे लगता है कि शायद जमीन के नीचे कोई नेचुरल गैस पॉकेट या जियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फिर जमीन अचानक कोलैप्स कर जाती है। जिम को नीचे से कोई अनसीन फोर्स खींच लेती है। मेगन उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी बच नहीं पाती। अब वैल और अर्ल के पास रुकने की वजह नहीं बची। परफेक्शन की रोड बंद है, फोन डेड है और जो चीज लोगों को मार रही है वो अब टाउन के बिल्कुल अंदर तक पहुंच चुकी है। इसलिए अगले दिन वैल और अर्ल डिसाइड करते हैं कि ट्रक से नहीं, हॉर्सेस पर बिक्सबी जाना होगा। शायद वहां पहुंचकर पुलिस को सब कुछ बताया जा सके। लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि बिक्सबी तक पहुंचने से पहले उनका सामना उस चीज से होने वाला है जो इन सारी मिस्टीरियस डेथ्स के पीछे है। अब उनका प्लान सिंपल है, किसी तरह बिक्सबी पहुंचना और पुलिस को बताना कि परफेक्शन में क्या हो रहा है। रास्ते में दोनों जिम और मेगन वॉलिस के घर के पास रुकते हैं। वहाँ जिम की स्टेशन वैगन जमीन में आड़ी धसी हुई मिलती है और उसका रेडियो अब भी चल रहा होता है। लेकिन जिम और मेगन कहीं नहीं है।
अब वाल और अर्ल को समझ आ जाता है कि डॉक्टर कपल भी सेफ नहीं है। दोनों हॉर्सेस को और तेज भगते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद एनिमल्स अचानक अनईजी हो जाते हैं। जमीन बिल्कुल नॉर्मल दिख रही होती है, फिर भी हॉर्सेस किसी अनसीन चीज को सेंस कर रहे होते हैं। अगले ही पाल ग्राउंड के नीचे से एक मैसिव क्रीचर इरप्ट करता है। वाल और अर्ल अपने हॉर्सेस से गिर जाते हैं और पहली बार उस चीज को क्लियरली देखते हैं जो अब तक उन्हें अंडरग्राउंड से हंट कर रही थी। ये एक जाइगेंटिक वर्म लाइक क्रीचर है जो जमीन के नीचे मूव कर सकता है और इसके हेड के अंदर से वो स्नेक लाइक टेंटिकल्स निकलते हैं जो पहले वाल और अर्ल को ट्रक के एक्सल पर मिले थे। अब मिस्ट्री क्लियर हो जाती है। वो अलग क्रीचर्स नहीं थे, बल्कि इसी मॉन्स्टर के माउथ के अंदर के टेंटिकल्स थे। क्रीचर उनकी तरफ बढ़ता है और दोनों जान बचाकर भागते हैं। मॉन्स्टर उनके पीछे अंडरग्राउंड से उनका पाथ फॉलो करता रहता है। वाल और अर्ल एक कंक्रीट कल्वर्ट तक पहुंचते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं। उन्हें लगता है कि सॉलिड कंक्रीट उन्हें प्रोटेक्शन देगा, लेकिन क्रीचर रुकता नहीं। वो पूरी स्पीड से कल्वर्ट की तरफ चार्ज करता है। फिर एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। क्रीचर कंक्रीट वॉल से इतनी फोर्स से टकराता है कि वहीं मर जाता है। वाल और अर्ल धीरे धीरे बाहर आते हैं। उनके सामने पहली बार उस मॉन्स्टर का पूरा बॉडी पड़ा होता है। दोनों को रिलीफ तो मिलता है, लेकिन अब उनके पास एक और सवाल है, आखिर ये चीज है क्या? तभी रोंडा लिबेक वहां पहुंचती है। वो वहीं ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो एरिया में साइज्मोलॉजी रिसर्च कर रही है और ग्राउंड वाइब्रेशंस को मॉनिटर करने के लिए इक्विपमेंट लगा रखा है। क्रीचर को देखते ही उसका साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और शॉक दोनों सामने आ जाते हैं। रोंडा नोटिस करती है कि क्रीचर के आईज नहीं है और इसका बॉडी अंडरग्राउंड लाइफ के लिए अडेप्टेड लगता है। लेकिन सबसे डेंजरस डिस्कवरी उसके इंस्ट्रूमेंट से होती है। जो क्रीचर उनके सामने मरा पड़ा है वो अकेला नहीं था। रोंडा के साइज्मिक रीडिंग्स इंडिकेट करते हैं कि एरिया में और भी क्रीचर्स मूव कर रहे हैं। मतलब वाल और अर्ल जिस मॉन्स्टर से बचकर आए हैं वो सिर्फ एक अटैकर था, अभी और भी मॉन्स्टर्स जिंदा है। तीनों को अब खुले ग्राउंड पर बिग्सबी की तरफ जाना इम्पॉसिबल लगता है। उन्हें रॉकी टेरेन में टेम्पररी शेल्टर लेना पड़ता है। बड़ी रेजिडुअल बोल्डर्स उन्हें क्रीचर से बचाती हैं, क्योंकि मॉन्स्टर्स सॉलिड रॉक्स के थ्रू सीधा अटैक नहीं कर पा रहे। रात के दौरान रोंडा अपनी रीडिंग्स और ऑब्जर्वेशंस को जोड़ती है। क्रीचर के पास आईज नहीं है, इसलिए वो देखकर हंट नहीं करता। वो ग्राउंड की वाइब्रेशंस सेंस करता है। इंसान का चलना, दौड़ना या कोई हैवी मूवमेंट उसके लिए सिग्नल बन सकता है। यानी जमीन पर एक छोटा सा वाइब्रेशन भी किसी की लोकेशन रिवील कर सकता है। लेकिन सुबह तक रॉक्स पर रुकना पॉसिबल नहीं। उन्हें रोंडा के ट्रक तक पहुंचना होगा जो एक नियर बाय बोल्डर के पास पार्क्ड है। तब रोंडा को एक आइडिया आता है। वहां पड़े लंबे पोल्स को यूज करके वो एक बोल्डर से दूसरे बोल्डर तक पोल वॉल्ट कर सकते हैं। इस तरह वो ग्राउंड को टच किए बिना मूव करेंगे। रोंडा पहले खुद जंप करती है। पोल को रॉक के एज पर प्लांट करके वो नेक्स्ट बोल्डर पर लैंड कर जाती है। नीचे क्रीचर उसकी मूवमेंट सेंस करता है, लेकिन रोंडा तब तक सेफ रॉक पर पहुंच चुकी होती है। अब वाल और अर्ल भी उसी मेथड को फॉलो करते हैं। हर जंप रिस्की है। नीचे से क्रीचर की मूवमेंट बोल्डर्स के आसपास कंटिन्यूअसली फील हो रही होती है, इसलिए उनके पास गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती। अगर किसी का बैलेंस बिगड़ जाए और वो ग्राउंड पर गिर पड़े तो क्रीचर तुरंत उस वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन तीनों एक एक करके बोल्डर्स क्रॉस करते हुए रोंडा के ट्रक तक पहुंच जाते हैं। अब उनके पास एक डेड क्रीचर का सैंपल है, उसके हंटिंग मेथड का क्लू है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्हें पता है कि परफेक्शन के आसपास अभी और मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। तीनों ट्रक लेकर टाउन की तरफ निकलते हैं, लेकिन वाल, अर्ल और रोंडा को अभी ये पता नहीं है कि जिस डेंजर से वो बचकर आ रहे हैं वही डेंजर उनका पीछा करते हुए परफेक्शन तक पहुंच रहा है। उनके पास एक डेड ग्रैबॉइड है और रोंडा को अब कंफर्म हो चुका है कि जमीन के नीचे मूव करने वाले ये क्रीचर्स वाइब्रेशंस को सेंस करके हंट करते हैं। लेकिन टाउन के लोगों को अभी तक पूरी सिचुएशन का अंदाजा नहीं है। परफेक्शन पहुंचते ही वैल और अर्ल सबको बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा है। शुरू में कुछ लोग इस बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब उन्हें डेड क्रीचर दिखाया जाता है तब किसी के पास इससे नॉर्मल एनिमल समझने की वजह नहीं बचती। रोंडा अपनी रीडिंग्स के बेसिस पर बताती है कि एरिया में और भी ग्रैबॉइड्स हैं और सबसे डेंजरस बात यह है कि उन्हें देखने के लिए उनकी सरफेस पर आने का वेट करना जरूरी नहीं। ग्राउंड वाइब्रेशन से ही वो किसी भी इंसान की लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। टाउन के लोग अब अपने आसपास की जमीन को एकदम अलग नजर से देखने लगते हैं। इसी वक्त मिंडी स्टर्नगुड बाहर अपने पोगो स्टिक पर खेल रही होती है। उसके लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल गेम है, लेकिन उसके हर जंप से ग्राउंड में वाइब्रेशन क्रिएट हो रही होती है। एक ग्रैबॉइड उस वाइब्रेशन को सेंस कर लेता है। जमीन के नीचे कुछ मूव करता हुआ मिंडी की तरफ बढ़ता है। वैल और अर्ल डेंजर नोटिस करते हैं और मिंडी को तुरंत रोकने के लिए चिल्लाते हैं। मिंडी को समझ आता है कि कुछ सीरियसली रॉन्ग है और वो भागने लगती है, लेकिन ग्रैबॉइड उसके पीछे आ चुका होता है। मिंडी एक फेंस के पास पहुंचती है और वैल उसकी तरफ दौड़ता है। क्रीचर जमीन के नीचे से अटैक करता है और फेंस के वायर्स को हिला देता है। वैल और मिंडी मुश्किल से उसके रीच से बाहर निकलते हैं। अब सबको क्लियर हो जाता है कि टाउन के अंदर रहना भी सेफ नहीं है। सर्वाइवर्स वॉल्टर
वॉल्टर चैंग के जनरल स्टोर की तरफ मूव करते हैं क्योंकि बिल्डिंग रिलेटिवली सिक्योर लगती है। वॉल्टर भी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा होता है। इन अंडरग्राउंड क्रीचर्स को डिस्क्राइब करने के लिए वो एक नाम देता है, ग्रैबॉइड्स। लेकिन नाम रखने से डेंजर कम नहीं होता। एक ग्रैबॉइड स्टोर के नीचे से अटैक करता है। जमीन और फ्लोर के थ्रू उसके टेंटिकल्स अंदर आ जाते हैं और वॉल्टर को टारगेट करते हैं। वॉल्टर बचने की कोशिश करता है लेकिन क्रीचर उसे नीचे खींच लेता है। अब सर्वाइवर्स को रियलाइज होता है कि कोई भी बिल्डिंग गारंटीड सेफ नहीं है। ग्रैबॉइड्स बिल्डिंग्स के नीचे से दिख कर सकते हैं, इसलिए लोग रूफटॉप्स पर चले जाते हैं जहां कम से कम उनके पैर डायरेक्ट ग्राउंड पर नहीं है। वैल, अर्ल और मिगेल एक जगह पोजीशन लेते हैं जबकि नैन्सी और मिंडी दूसरी बिल्डिंग पर है। रोंडा वाटर टावर पर चली जाती है। परफेक्शन के रेजिडेंट्स अब लिटरली अपने ही टाउन में प्रिजनर्स बन चुके होते हैं। नीचे जमीन है और उस जमीन के नीचे इनविजिबल प्रेडेटर्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। तब वैल और अर्ल रेडियो के थ्रू बर्ट और हेदर गमर से कांटेक्ट करते हैं। गमर्स परफेक्शन के एक आइसोलेटेड हाउस में रहते हैं और दुनिया के एंड के लिए प्रिपेयर करने वाले सर्वाइवलिस्ट्स हैं। उनके घर में गन्स, एमिनेशन और सर्वाइवल इक्विपमेंट का अनयूजुअल कलेक्शन है। वैल उन्हें वार्निंग देता है कि ग्रैबॉइड्स टाउन के अंदर हैं। बर्ट और हेदर पहले भी अपने डिफेंसिव सेटअप को लेकर सीरियस रहते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक समझ नहीं आता कि ये क्रीचर्स कितने डेंजरस हैं। फिर उनके घर के बेसमेंट में मूवमेंट होती है। एक ग्रैबॉइड उनके अंडरग्राउंड शेल्टर तक पहुंच जाता है और कंक्रीट फ्लोर को तोड़ने की कोशिश करता है। बर्ट और हेदर अपने वेपन्स रेडी कर लेते हैं। क्रीचर उनके बेसमेंट में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन गमर्स पैनिक करने के बजाय अपने ह्यूज स्टॉक पाइल ऑफ वेपन्स का यूज करते हैं। बर्ट फायरिंग करता है और इवेंचुअली एक पावरफुल शॉट ग्रैबॉइड को हिट करता है। क्रीचर मर जाता है। अब बर्ट और हेदर को भी समझ आ जाता है कि परफेक्शन में जो हो रहा है वो कोई ऑर्डिनरी एनिमल अटैक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सिचुएशन और डेंजरस होती जा रही है। ग्रैबॉइड्स सिर्फ लोगों को अटैक नहीं कर रहे, वो बिल्डिंग्स के फाउंडेशंस को भी टारगेट कर रहे हैं। अगर ये कंटिन्यूज रहा तो रूफटॉप्स पर छुपे लोग भी ज्यादा देर सेफ नहीं रह सकते। नेस्टर, जो अपने ट्रेलर पर स्ट्रैंडेड है, भी अपनी जगह से एस्केप नहीं कर पाता। एक ग्रैबॉइड ट्रेलर के नीचे से अटैक करता है और नेस्टर को जमीन के अंदर खींच लेता है। अब सर्वाइवर्स को समझ आ जाता है कि वेट करना मतलब धीरे धीरे खत्म होना है। उन्हें परफेक्शन से निकालना ही होगा। वैल और अर्ल एक हेवी कंस्ट्रक्शन व्हीकल का प्लान बनाते हैं। आइडिया ये है कि व्हीकल का वेट और हाइट उन्हें ग्राउंड के डायरेक्ट कांटेक्ट से बचाते हुए टाउन से बाहर ले जा सकता है। बर्ट और हेदर भी अपने वेपन्स के साथ ग्रुप ज्वाइन करते हैं। सब लोग एक साथ एस्केप करने की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही व्हीकल टाउन से बाहर मूव करता है, ग्रैबॉइड्स उसका पाथ डिटेक्ट कर लेते हैं और कुछ ही वक्त में जमीन उनके सामने टूटने लगती है। व्हीकल एक डीप पिट में फंस जाता है। अब उनका एस्केप प्लान भी फेल हो चुका है। सामने ग्रैबॉइड्स है, पीछे परफेक्शन और बीच में सिर्फ रॉकी टेरेन। सर्वाइवर्स किसी तरह व्हीकल छोड़कर एक लार्ज रॉकी आउटक्रॉप तक पहुंचते हैं। यहाँ सॉलिड रॉक उन्हें टेम्पररी प्रोटेक्शन देता है क्योंकि ग्रैबॉइड्स सीधे रॉक के थ्रू उन तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम सामने है। उनके पास फूड और वेपन्स लिमिटेड है और नीचे ग्रैबॉइड्स वेट कर रहे हैं। सबको पता है कि ये रॉक्स हमेशा के लिए सेफ नहीं रहेंगे और वैल, अर्ल और बाकी सर्वाइवर्स को अब पहली बार फील होता है कि शायद परफेक्शन से बाहर निकलने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। नीचे जमीन के अंदर दो ग्रैबॉइड्स घूम रहे हैं और इन क्रीचर्स को पता है कि उनके शिकार रॉक्स पर मौजूद है। प्रॉब्लम ये है कि वो सॉलिड रॉक के थ्रू सीधा अटैक नहीं कर सकते, लेकिन अगर सर्वाइवर्स किसी भी ओपन ग्राउंड पर उतरते हैं तो उनकी वाइब्रेशंस तुरंत डिटेक्ट हो जाएंगी। बर्ट के पास होममेड पाइप बॉम्ब्स हैं और अर्ल एक रिस्की आइडिया सोचता है। अगर ग्रैबॉइड वाइब्रेशंस के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट को भी अपना प्रे समझकर निगल सकता है तो बॉम्ब को उसके माउथ तक पहुंचाया जा सकता है। प्लान सिंपल है लेकिन जानलेवा भी। अर्ल ग्रैबॉइड को बैट करने की कोशिश करता है। क्रीचर जमीन से बाहर आता है और उसकी टेंटिकल्स मूवमेंट करने लगती हैं। सर्वाइवर्स एक बॉम्ब उसकी डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। ग्रैबॉइड उस ऑब्जेक्ट को अपने माउथ के अंदर खींच लेता है। कुछ सेकंड्स के लिए सब बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। फिर जमीन के नीचे एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। पहला ग्रैबॉइड वही डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब सिर्फ एक क्रीचर बाकी है। सर्वाइवर्स को लगता है कि शायद वही ट्रिक दोबारा काम करेगी, लेकिन ये फाइनल ग्रैबॉइड पहले वाले से ज्यादा डेंजरस साबित होता है। जब बॉम्ब उसकी तरफ भेजा जाता है तो वो उससे निगलने के बजाय अपने टेंटिकल्स से बॉम्ब को स्पिट करके वापस सर्वाइवर्स की तरफ भेज देता है। बॉम्ब सीधा बर्ट के बचे हुए एक्सप्लोजिव्स के पाइल के पास जा गिरता है। अगले ही मोमेंट एक मैसिव ब्लास्ट होता है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग डायरेक्शंस में भागते हैं। एक्सप्लोजन के बाद वैल, अर्ल और रोंडा एक दूसरी जगह फंस जाते हैं, जबकि बाकी सर्वाइवर्स बोल्डर के पास रह जाते हैं। और अब सिचुएशन और भी खराब है। उनके पास सिर्फ एक फाइनल बॉम्ब बचा है। वैल, अर्ल और रोंडा बोल्डर की तरफ वापस जाना चाहते हैं,
हैं, लेकिन ग्रैबॉइड उनके और सेफ रॉक्स के बीच आ जाता है। वो अंडरग्राउंड से सरफेस पर राइज करता है और तीनों को टारगेट करता है। वैल के पास अब एक डिसीजन है। अगर वो नॉर्मल तरीके से भागता है तो ग्रैबॉइड उसकी वाइब्रेशन फॉलो करके उसे पकड़ लेगा, लेकिन वैल सडनली एक और पॉसिबिलिटी रियलाइज करता है। उससे एक पुरानी बात याद आती है, अगर जमीन पर इनफ मूवमेंट क्रिएट हो तो क्रीचर उस मूवमेंट की तरफ अग्रेसिवली चार्ज करता है। वैल क्लिफ की डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देता है। ग्रैबॉइड उसके पीछे आ जाता है। अर्ल और रोंडा भी वैल के पीछे भागते हैं, लेकिन उन्हें अभी समझ नहीं आ रहा कि वैल एग्जैक्टली क्या करने वाला है। वैल क्लिफ के एज के पास पहुंचता है। अब उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड्स हैं। उसके हाथ में लास्ट बॉम्ब है। रोंडा फ्यूज लाइट करने में उसकी हेल्प करती है। वैल बॉम्ब को ग्रैबॉइड के पीछे थ्रो करता है। एक्सप्लोजन की आवाज से क्रीचर और भी वायलेंटली फॉरवर्ड चार्ज करता है। वैल बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर साइड में जंप कर जाता है। ग्रैबॉइड को रुकने का चांस नहीं मिलता। वो सीधा क्लिफ के एज से बाहर निकल जाता है और नीचे रॉक्स पर जा गिरता है। कुछ सेकंड्स तक सब लोग बस क्लिफ के एज पर खड़े रहकर नीचे देखते रहते हैं। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि खतरा खत्म हो चुका है। परफेक्शन के सर्वाइवर्स फाइनली सेफ हैं। टाउन में वापस आने के बाद एटमॉस्फेयर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जो जगह कुछ ही वक्त पहले इनविजिबल मॉन्स्टर्स की वजह से डेथ ट्रैप बन चुकी थी, अब वही लोग अपनी सर्वाइवल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया जाता है और रोंडा के लिए ये डिस्कवरी एक मैसिव साइंटिफिक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। उसके साइज्मिक रिसर्च और ग्रैबॉइड्स के एग्जिस्टेंस से परफेक्शन की ये स्ट्रेंज ट्रेजेडी अब एक मेजर बायोलॉजिकल डिस्कवरी में बदल गई है। वैल और अर्ल भी बिग्सबी जाने की अपनी पुरानी प्लान की बात करते हैं, लेकिन अब वैल के सामने एक और पर्सनल प्रॉब्लम है, रोंडा क्लियरली वैल में इंटरेस्टेड है, लेकिन वैल खुद को उसके लायक नहीं समझता। उससे लगता है कि रोंडा एक इंटेलिजेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जिसका ब्राइट फ्यूचर है, जबकि उसकी अपनी लाइफ अभी भी परफेक्शन में छोटे मोटे जॉब्स तक लिमिटेड है। अर्ल वैल को समझाता है कि डिसीजन रोंडा को भी लेना है। वैल को उसके लिए डिसाइड करने की जरूरत नहीं। रोंडा अपने ट्रक की तरफ जाने लगती है। वैल कुछ पल हेजिटेट करता है, फिर वो उसके पीछे चला जाता है। रोंडा के सामने पहुंचकर वैल फाइनली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है और दोनों किस करते हैं। वैल और अर्ल की परफेक्शन छोड़ने की जर्नी जिस फ्रस्ट्रेशन के साथ शुरू हुई थी, वो कहानी अब बिल्कुल अलग पॉइंट पर खत्म होती है। लेकिन मूवी का फाइनल मोमेंट एक छोटा सा मिस्ट्री फिर छोड़ देता है। परफेक्शन की ड्राई डेजर्ट ग्राउंड पर एक जगह लूज डर्ट हल्की सी मूव करती है, जैसे जमीन के नीचे कुछ अब भी जिंदा हो, और इसी अनसेटलिंग हिंट के साथ ट्रेमर्स की कहानी खत्म हो जाती है।